बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हम MCQs को इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं और आज हम इंशाल्लाह 2012 रेगुलर का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने अनसॉल्व पेपर के ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो MCQs थे हमारे पास। आज भी हम इंशाल्लाह उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंसेस। वो कहते हैं जो नीचे इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जो क्रेडिट बैलेंसेस का है। सबसे पहले कहते हैं रेवेन्यू एसेट्स एंड ओनर इक्विटी, एसेट्स डेबिट होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस डेबिट होते हैं। रेवेन्यू लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी, ये तमाम के तमाम क्रेडिट होता है। तो इसका यही ऑप्शन बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सोल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन। जब आपने ऑफिस फर्नीचर को बेच दिया उधार पर, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? क्या आप परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न जर्नल में, सेल्स जर्नल में? डेफिनेटली ये जर्नल में रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है। कहते हैं रिवर्सिंग एंट्रीज आर पास्ट। अच्छा, ये रिवर्सिंग एंट्रीज आमतौर पर पूछी नहीं जा रही हैं आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, तो बस इसके लिए अभी यही समझ लीजिए कि रिवर्सिंग एंट्रीज जो होती हैं स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में पास की जाती हैं। उनको कुछ एंट्रीज होती है जिनको रिवर्स किया जाता है और उनको स्टार्टिंग में शो कर दिया जाता है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन यही है। आगे चलते हैं। सेल्स आर इक्वल टू। अब कहते हैं कि सेल्स किसके बराबर होती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस नेट प्रॉफिट। देखें, अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूं जिसके मुताबिक हम निकालते हैं अपने चीज़ें, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये बात तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मुझे सेल्स निकालनी हो, ये सेल्स, तो मैं क्या करूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उस तरफ भेज दूं, तो क्या हो जाएगा? सेल्स बराबर हो जाएंगी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस की हो जाएंगी। तो देखें, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्या हमारे पास किसी ऑप्शन में मौजूद है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे कहते हैं नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाता है? ओनर्स इक्विटी या कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट? यकीनन ओनर इक्विटी में ही ट्रांसफर किया जाता है इसको। आगे कहते हैं नॉर्मली दिस इज अ डेबिट बैलेंस। नीचे जो अकाउंट्स दिए हुए हैं वो कहते हैं नॉर्मली इनका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। लोन टू अली, लोन फ्रॉम आतिफ, बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेज डिस्काउंट। अगर हमने किसी को उधार दिया हुआ है तो लाजमन उससे वापस लेना है ना, तो हम उसको अपने पास रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, यानी उससे हमें रिसीव करना है। तो यकीनन लोन टू अली जो है वो हमारा डेबिट बैलेंस पर आएगा। आगे चलते हैं। कहते हैं ट्रायल बैलेंस इज। ट्रायल बैलेंस क्या है? अ बैलेंस शीट है, बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट है, और रफ ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट, लिस्ट ऑफ बैलेंस इन लेजर। यकीनन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है जो कि लेजर में आ रहा होता है, क्योंकि हम टी अकाउंट्स के बाद ही ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉमिनल अकाउंट क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। वो कहते हैं ये नॉमिनल अकाउंट है जो कि पीरियड के अख्ताम पर क्लोज कर दिया जाता है। प्रीपेड रेंट, अक्रूड रेंट, रेंट एक्सपेंस, अनअर्न्ड रेंट। यकीनन रेंट एक्सपेंस जो है हमारा क्लोज होता है। आगे कहते हैं दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल, कैश रिसीट जर्नल, परचेज जर्नल। यकीनन सब्सिडरी लेजर जो है ये हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है। कहते हैं कि स्पेशल जर्नल आर यूज टू अवॉइड न्यूमेरियस एंट्री। न्यूमेरियस यानी बहुत सारी एंट्रीज। स्पेशल जर्नल जब हम यूज़ करते हैं तो हम बहुत सारी एंट्रीज को अवॉइड कर देते हैं कि वो एंट्रीज स्पेशल जर्नल में नहीं आएंगे बल्कि किसी और जगह आएंगे। वो जगह कौन सी है? सब्सिडरी लेजर या जर्नल या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस? यकीनन जर्नल है। अब थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएं तो हमने एक जगह पर पढ़ा था कि सोल्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड।
दूसरा एमसीक्यू है, ये यकीनन जर्नल में जाएगा, ये स्पेशल जर्नल का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों? पहली बात तो, सबसे पहली बात, ये मर्चेंडाइज है ही नहीं, तो मर्चेंडाइज नहीं है तो ये स्पेशल जर्नल का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड विद इन। कहते हैं करंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज या वो ऑब्लिगेशंस हैं जो सेटिस्फाइड होती हैं या कंप्लीट होती हैं या अदा होती हैं 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। यकीनन जो 1 साल में जिनकी अदायगी होती है उसे हम बोलते हैं कि ये हमारी जो है वो करंट लायबिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि पेटी कैश बुक इज अ बुक ऑफ स्मॉल साइज, यूज फॉर स्मॉल पेमेंट्स, यूज फॉर स्मॉल रिसीट्स, यूज फॉर स्मॉल बिजनेस। यकीनन स्मॉल पेमेंट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अ डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इन्फॉर्म्स कैश बुक विल बी शोन इन द बैंक स्टेटमेंट एज। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, दोबारा देखें। कहते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक इन्फॉर्म्स कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, डेबिट बैलेंस बैंक का टोटल कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखा हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है? यकीनन क्रेडिट साइड पर। इस बात को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा डेबिट होता है वो बैंक का क्रेडिट होता है, अपोजिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो पैसे हमारे पास आए हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, यानी इसका मतलब है कि मेरे बैंक अकाउंट में अगर किसी ने पैसे जमा कराए, नेचुरली ट्रांजैक्शन ये होगी कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आ गए तो मेरा एसेट बढ़ गया। मगर बैंक के पर्सपेक्टिव में देखें तो बैंक के पास अगर पैसे आएंगे तो बैंक को तो पेमेंट करनी है ना, मुझे अकाउंट है ना मेरा, बैंक तो हिफाजत के लिए बैठा हुआ है, तो बैंक के लिए लायबिलिटी है वो, तो लायबिलिटी है तो बढ़ती है तो क्रेडिट, इसीलिए उसने लिखा है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस शो होगा। ठीक है, जब भी मेरे पास वो डेबिट में शो हो रहा है क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। आगे कहते हैं इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹5,000 एंड नेट प्रॉफिट इज 25% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर। अब देखें, बड़ा ट्रिकी अंदाज में इसने दिया है ये एमसीक्यू। कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है 5,000 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 5,000 रुपए, और नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट का 25% है। बेटे समझिएगा इस बात को तवज्जो से, नेट प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट का 25% है। कहता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे? इसका मतलब यह है कि अगर 25% नेट प्रॉफिट है तो अगर मैं एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूं यहां या फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर होता है नेट प्रॉफिट के। सही है, ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर है, नेट प्रॉफिट का परसेंट है 25%। इसका मतलब अगर 100 में से 25 निकाल दे तो कितना बचता है? 75, विच मीन्स के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75% है आपके पास। बात समझ आ रही है? दोबारा बताता हूं, अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 25% है तो यकीनन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे ना जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने पड़ेंगे, तभी तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो 25% आपने नेट प्रॉफिट निकाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? तो सिंपल सी बात है, अगर 25% नेट प्रॉफिट है तो उसका 75% यानी 5,000 का 75% जो है वो होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हम इसको क्या करते हैं, 5,000 का 75% ले लेते हैं, तो आप देखें तो 3750 ये इसका आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अ फिक्स्ड एसेट इज रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एज। कहते हैं फिक्स एसेट जो है बैलेंस शीट में जो लिखे जाते हैं या रिपोर्ट किए जाते हैं वो क्या रिप्लेसमेंट वैल्यू पे लिखते हैं, स्क्रैप वैल्यू पे लिखते हैं, बुक वैल्यू पे लिखते हैं या मार्केट वैल्यू? यकीनन बुक वैल्यू पे लिखते हैं। इफ सेल्स रिटर्न, अच्छा ये हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड है जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है फिल वक्त, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ओनर्स इक्विटी इज इंक्रीज बाय। यकीनन नेट इनकम जब बढ़ती है तो ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज होती है। आगे कहते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। कहते हैं नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक एग्जाम्पल है एडजस्टिंग एंट्री का, यानी क्या है? परचेज ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिलिंग फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, पेमेंट ऑफ वेजेस। यकीनन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये हमारी
एग्जाम्पल है एडजस्टिंग एंट्री की। आगे बढ़ते हैं। दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी अकाउंटिंग इक्वेशन, वो कहते हैं नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट ऐसा है कि वो बेस करता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है भाई? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो क्या वो बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है, बैंक रिकंसिलिएशन? यकीनन बैलेंस शीट वो स्टेटमेंट है जिसमें हम एसेट भी लिखते हैं, हम लायबिलिटीज भी लिखते हैं और हम कैपिटल को भी लिखते हैं। आगे कहते हैं कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली, कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली। कैश बुक इस्तेमाल की जाती है सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग में, क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन, कैश एंड क्रेडिट, और नन ऑफ दीज, यकीनन कैश के ट्रांजैक्शन के लिए ही कैश बुक को इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास ये जो MCQs थे इस ईयर के कंप्लीट हो गए हैं और इंशाल्लाह हम अगले ईयर को भी सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी ईयर्स होंगे उनको चेक करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करें, इनको स्टडी करें, कोई मसला आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।